जय हिंद। पिछले क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी की बेसिक जानकारी दे दी थी और इस क्लास में हम उसके आगे से शुरू करते हैं, परंतु उसके पहले हम एक बार रिवाइज मार लेते हैं। पिछले समय में हमने क्या पढ़ा, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा। देखो बच्चों, रिवाइज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई चीज़ आज पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको पहले 24 घंटे में एक बार रिवाइज मारते हैं तो फिर रिवाइज करने से 24 घंटे में अगर आप एक बार रिवाइज मारेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। पहले एक बार 24 घंटे बाद रिवाइज करना है, यानी कि एक दिन बाद पहले रिवाइज करना है, फिर उसके बाद 21 दिन बाद, और उसी तरह 21 दिन पर चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो आपके लिए परमानेंट लर्न हो जाएगा। वो आप कभी उसे भूलेंगे ही नहीं। तो रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बायोलॉजी के जनक अरस्तु, जूलॉजी के जनक अरस्तु, बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, बायोलॉजिकल नेम ऑफ सेल इज साइटो, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, पहली बार जीवित कोशिका की खोज एंटेली वॉन नीवनहॉक, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वांग, कई कोशिका मिलकर एक उत्तक, कई उत्तक मिलकर एक हमारा अंग, हमारे शरीर का अंग, और हमारे कई शरीर के अंग मिलकर हमारा शरीर बनता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, ओनली इन फीमेल, यह मात्र महिलाओं में पाया जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, ओनली इन मेल, यह मात्र पुरुष में पाया जाता है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन, न्यूरॉन, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन। देखिए, न्यूरॉन दोनों का सेम होता है, फीमेल और मेल का, पर मेल उसे इस्तेमाल करके आईएएस बन जाते हैं और क्या कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के सारे अंग किस में बंद होते हैं? प्लाज्मा झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मानव किस में आता है? यूकैरियोटिक। पादप किस में आता है? यूकैरियोटिक। जो जीवों को हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल है हमारा कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, यह सब, इन सब चीज़ों को आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो आते हैं प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होती है, उसके अंदर यूकैरियोटिक जितने अंग नहीं पाए जाते हैं। कोशिका के सारे अंग कोशिका झिल्ली में होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से बनी होती है, यानी कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारा कोशिका झिल्ली है, वह प्रोटीन से बनी होती है। पादप के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए, अगर आप पेड़ की खाल को खींचेंगे ना, देखिए पेड़ की खाल नहीं, छाल, पेड़ के ऊपर ना छाल लगी होती है। अगर आप कभी गाँव में जाएंगे तो वहाँ पे एक लंबे प्रकार के पेड़ होते हैं, उसको अगर आप खींचेंगे ना तो उसकी छाल निकल जाएगी, वही होती है कोशिका भित्ति, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज को हम हिंदी में, मतलब साधारण चीज़ों में जब हम नॉर्मली कहते हैं तो उसे हम सूती कहते हैं। किचन के काम में हम सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र। इसके अंदर आग बड़ी, मतलब बहुत मुश्किल से लगती है, इसके अंदर आग ही नहीं लगती है। जो दमकल विभाग के लोग होते हैं उनकी जो सफ़ेद कलर की कोट होती है, आपने देखा होगा, वह सेल्यूलोज की बनी होती है ताकि उसमें आग ना लगे। इसलिए रसोई घर के अंदर अक्सर सूती वस्त्र पहन के काम किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 38 एटीपी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी, गोल्जी बॉडी का काम ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। साइटोसोल का काम कोशिका विभाजन करना। न्यूरॉन के 90% हिस्से में क्या होता है? न्यूरॉन ही होता है, और 10% हिस्से में होता है गीलियल। हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पर कैंसर नहीं हो सकता? न्यूरॉन।
उसके अंदर ट्यूमर जाते जाते ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर, सबसे कम कोशिका विभाजन न्यूरॉन। चलिए फिर आगे देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इसका काम क्या होता है? कोशिका को फुलाना। यह कोशिका का कंकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका का कंकाल। इसके अंदर दो साइड होती है, इसके दो भाग होते हैं, एक नर्म साइड, एक नर्म भाग, जिसमें वसा का निर्माण होता है, फैट्स, इसमें फैट्स बनते हैं, वसा का निर्माण होता है। और एक होती है रफ साइड, भुरभुरी साइड, जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है और उससे प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम का काम कोशिका को फुलाना, वसा बनाना तथा प्रोटीन बनाना होता है। राइबोसोम 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। हमारे 20 एमिनो एसिड में से 10 हमारे शरीर में पर्याप्त होते हैं, उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं होती, और 10 हमें खाने पीने के जरिए लेने होते हैं। तो खाना यदि आप कुछ के खाएंगे, अच्छे से चबा के खाएंगे, तो आपको प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। देखिए, जो हमारा राइबोसोम होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, एक 70S और एक 80S। जो 70S वाला राइबोसोम होता है वह मात्र प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। जो 70S वाला राइबोसोम होता है वो अविकसित होता है, और 80S वाला राइबोसोम विकसित होता है। तो अविकसित विकसित तो आपको यहीं पर पता चल गया, यानी कि यूकैरियोटिक में विकसित, प्रोकैरियोटिक में अविकसित। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट मारी नहीं है। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, अब हम अपनी मेन क्लास में आते हैं। 7वां अंग क्या आता है कोशिका का? न्यूक्लियस। इसे हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका का दिमाग कहलाता है। यह कोशिका के सारे अंग को कमांड देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि जा तू ऊर्जा बना, गोल्जी बॉडी को बोलेगा तू ऊर्जा को यहाँ से उस जगह लेके जा, यानी कि यहाँ से उस जगह, ये नहीं कि पटना से लेके जाएगा वाराणसी में। पैर की ऊर्जा को वो हाथ में पहुँचा सकता है, पैर की ऊर्जा को कमर में पहुँचा सकता है, वगैरह वगैरह। तो यह कोशिका के सबसे ज़्यादा भाग में फैला होता है। हमारी जो कोशिका है उसके अंदर जो हमारा केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, यह सबसे ज़्यादा भाग में फैला होता है। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। इसके 90% हिस्से में प्रोटीन होता है और 10% हिस्से में डीएनए तथा आरएनए। देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सिक राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सिक राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सिक राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए होता है यह अभी अविकसित होता है। ये देखिए, जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर से चेन रहती है, मतलब ऐसे ऐसे ये डीएनए होता है और उसके अंदर ऐसा 2 चेन होती है। और जो आरएनए होता है वो सिंगल होता है, और डीएनए के अंदर से 2 होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डीएनए होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर आरएनए होता है। आरएनए अविकसित होता है, डीएनए विकसित होता है। तो फिर न्यूक्लियस के अंदर भी, प्रोकैरियोटिक में भी न्यूक्लियस रहता है। तो प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में आरएनए होता है और यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस में डीएनए होता है। इसके 90% हिस्से में प्रोटीन होता है। इसके 90% हिस्से में प्रोटीन होता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए, ये बायोलॉजी के अंदर ना आपको कई सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए आपके पास एक ट्रिक है। अब ये रॉबर्ट ब्राउन का नाम आपको याद कैसे रखना है, उसके लिए एक मेरे पास ट्रिक है। तो फिर आपको क्या करना है, यह केंद्रक कहलाता है। न्यूक्लियस को हम हिंदी में केंद्रक कहते हैं। अगर आपके पास कोई भी फल होगा, कोई भी फल मतलब कोई भी फल, मान लीजिए आपके पास है, हाँ, छुहाड़ा है आपके पास, वह ड्राई फ्रूट में आता है। तो यदि आपके पास छुहाड़ा है तो उसका जो बीज होता है
वह केंद्रक होता है, वह मिडल में होता है। तो कौन से रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। जो हमारा ये क्या कहते हैं उसे, खजूर, जो खजूर होता है उसका भी जो बिया होता है, जो उसका बीज होता है, वह भूरे रंग का होता है। तो भूरे को हम इंग्लिश में कहते हैं ब्राउन। हमारे कोशिका का जो ब्रेन होता है, जो केंद्रक होता है, जो बीज होता है, आप कह सकते हैं कि जो केंद्रक होता है वह बीज होता है कोशिका का। तो जो कोशिका का बीज होता है उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जैसे हमारा फलों के अंदर भूरा, अक्सर भूरा रंग का होता है ना बीज, उसी तरह कोशिका के भी बीज भूरा रंग का होता है। तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट भूरा ने। तो भूरा तो मैंने ऐसे ही कह दिया, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस न्यूक्लियस के अंदर ना एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, रुकिए जरा, इसे हम हिंदी में केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं हम? केंद्रिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर है तो इसलिए केंद्रिका द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट तथा न्यूक्लिक एसिड, दोनों कह सकते हैं, वो दोनों सही है। तो न्यूक्लियोप्लास्ट थोड़ा इजी है तो हम न्यूक्लियोप्लास्ट याद रखते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। न्यूक्लियस का काम कोशिका के अंगों को कमांड देना होता है। न्यूक्लियस का काम कोशिका के सारे अंगों को कमांड देना होता है। अब बात आता है लाइसोसोम। ये बहुत छोटा होता है, आगे पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कितना छोटा होता है ये। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। यदि कोई कोशिका ठीक से काम न करे तो ये एसिड उस पर लाइसोसोम छिड़क देता है, जिससे वो गल जाता है। लाइसोसोम का काम कोशिका के अंगों को मारना है। देखिए, जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसको कोशिका के अंगों को कमांड देना होता है। पर कभी कभी जो कोशिका के अंग होते हैं ना, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मतलब साइटोसोल का काम होता है कोशिका विभाजन करना है। न्यूक्लियस उसको बोलेगा जा कोशिका विभाजन कर, वो बोलेगा जा सुरा नहीं करेंगे। तो फिर उस टाइम पे ना जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो उनको पनिश नहीं कर सकता, उनको पीट नहीं सकता है कि जा करना है तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए न्यूक्लियस लाइसोसोम को बोलता है कि साइटोसोल पगला गया है, इसके ऊपर आप अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल दीजिए, जिससे वह गल जाएगा। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, जाके साइटोसोल के ऊपर थोड़ा सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देगा, उससे साइटोसोल पूरा गल जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ऐसे तो हमारे कोशिका के सारे अंग ही मर जाएंगे, लाइसोसोम डाल देगा एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ की जो हमारी मान लीजिए यहाँ की मेरी कोशिका के ऊपर लाइसोसोम ने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम साइटोसोल पर डाल दिया, तो उसके आजू बाजू के जो कोशिकाएं रहेंगी उसके अंदर भी साइटोसोल पाया जाएगा। तो फिर साइटोसोल क्या करेगा ना, एक नया साइटोसोल बना देगा। कोशिका विभाजन करना है, खुद को ही नया बना देगा। तो फिर वो जो नया साइटोसोल बनाया रहेगा, उसको वहाँ पे भेज देगा जहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालकर लाइसोसोल ने उसे गलाया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लग रहा है ना? एक बार फिर से इसको रिवाइज मार लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा थोड़ा सा ये जो भाग है यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस के 90% हिस्से में होता है प्रोटीन, 10% हिस्से में होता है डीएनए या आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है केंद्रिका द्रव्य, जिसे हम हिंदी में केंद्रिका द्रव्य होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट या न्यूक्लिक एसिड। लाइसोसोम का काम होता है कोशिका के अंगों को मारना। जब न्यूक्लियस इनको कमांड देता है कि जाके माइटोकॉन्ड्रिया को उखाड़ दो, जला दो, तब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल लाइसोसोल उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया गल जाएगा। फिर उसके आसपास नहीं, अगर माइटोकॉन्ड्रिया गला है तो वहाँ पर जो साइटोसोल रहेगा वो बना देगा फिर से एक और माइटोकॉन्ड्रिया। उसका क्या, उसको तो वही काम है।
किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं। हर कोशिका के बीच पानी भरा होता है ताकि वो लड़े ना और ताकि वह सूख ना जाए। देखिए ये सब हमारे कोशिका के अंग होते हैं। एक और अंग भी बचा है, प्लास्टिड। क्या बचा है? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड लवक होता है। यह जो प्लास्टिड कोशिका का एक अंग होता है, यह मात्र पादप में ही पाया जाता है। प्लास्टिक मानव की कोशिका में यानी कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह मात्र पादप में पाया जाता है। यह भी कोशिका का एक अंग होता है। तो जो प्लास्टिक होता है यह पादप में पाया जाता है। इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? भोजन निर्माण। अब हमको भोजन निर्माण करना है, क्या गैस पर पका के खा लिया और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पचा लेगा, हमको एनर्जी मिल जाएगी उससे। पर जो प्लास्टिड होता है ना, मतलब जो पादप होता है, इसको कोई खाना ला के देता नहीं है, इसको अपना खाना खुद से ही बनाना पड़ता है। जो पादप खाना खुद से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं। फोटोसाइंथेसिस एक अलग टॉपिक है जिसे आप बॉटनी में पढ़ेंगे। अभी ये बस याद रखिए कि जो पादप खाना खुद से बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसाइंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट भोजन निर्माण करता है फोटोसाइंथेसिस के द्वारा। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका एक और काम होता है, जो हमारे पेड़ का हिस्सा है उसके अंदर हरा रंग देना। जहाँ पे हरा रंग होता है ना वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस चलता है। तो फिर क्लोरोप्लास्ट का काम एक तो खाना बनाना होता है और दूसरा पेड़ के अंगों को हरा रंग देना, पत्तियों को नहीं, सिर्फ पेड़ को। देखिए पेड़ में भी कहीं पे हरा होता है। तो अभी मैंने आपको हल्का सा गलत पढ़ा दिया, या माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये हरा रंग देता है पत्तियों को भी तथा पेड़ को भी। पेड़ की जो ब्रांचेस होती है वो भी आपने कभी कभी देखा होगा, वो हरी भी होती है। तो जो हरा रंग ये देता है, मतलब अब इसको हरा रंग देना है तो कुछ तो इसमें प्रोसेस होना चाहिए ना, कि नहीं इसका रंग भरा, हरा रंग बाहर गया, इसको हरा हो गया। उसके अंदर होता है क्लोरोफिल, ताकि वह पेड़ के पत्तियों को तथा ब्रांचेस को, टहनियों को हरा रंग दे सके। क्लोरोफिल देता है हरा कलर, जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? पेड़ के अंगों को, यानी कि पेड़ के अंगों को हरा रंग देना। ये फ्रूट्स को नहीं हरा रंग देगा, मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उसको नहीं हरा रंग देगा, यानी कि फलों को नहीं हरा रंग देगा, पत्तियों तथा टहनियों को हरा रंग देगा ये। और इसका काम होता है भोजन निर्माण का। भोजन निर्माण का काम करता है फोटोसाइंथेसिस। किस प्रोसेस से बनता है खाना? फोटोसाइंथेसिस। और अब बात करते हैं प्लास्टिड के सेकंड भाग की, जो है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। इसे हम हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में कहते हैं हरित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को हम हिंदी में कहते हैं अवर्णित लवक। इसका काम होता है भोजन स्टोर करने का। भोजन को ये स्टोर करने को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, भोजन को बचाना। यानी कि क्लोरोप्लास्ट खाना बनाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए, उसको रखने के लिए तो कुछ तो चीज़ चाहिए ना। तो ल्यूकोप्लास्ट वो काम करता है। इसके अंदर कोई भी रंग नहीं होता है। जैसा कि आपने अवर्णित लवक सुना होगा तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर रंग नहीं रहेगा। तो इसका काम होता है भोजन को स्टोर करने का। इसके बाद तीसरा आया क्रोमोप्लास्ट। क्या है? क्रोमोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्णित लवक। हिंदी में हम इसको कहते हैं वर्णित लवक।
इसका काम होता है कि फलों को रंग प्रदान करने का। यह मात्र फलों को रंग प्रदान करता है। कौन रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक, मात्र फलों को। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। टमाटर का लाल रंग किससे आता है? लाइकोपेन से। यानी कि अब देखिए सारे जो हमारे फल हैं वह एक रंग के थोड़ी होते हैं, अनेक रंग के होते हैं। तो फिर हर रंग के देने के लिए अलग अलग एसिड होती है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो टमाटर को लाल रंग देने के लिए होता है लाइकोपेन। क्या होता है? लाइकोपेन। गाजर को नारंगी रंग देने के लिए होता है कैरोटीन। क्या होता है? कैरोटीन। कैरोटीन कैरोटीन वो इंग्लिश वाले बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बोलते हैं कैरोटीन। और अब हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं? कैरोटीन। बात एक ही होती है, वो कैरोटीन। और अब बीट देखते हैं। जो हमारा बीट होता है जिसे हम भोजपुरी में कहते हैं चुकंदर। चुकंदर को भी लाल रंग होता है, पर इसका लाल रंग अलग होता है एज कम्पेयर टू टमाटर। तो बीट का जो लाल रंग होता है, जो चुकंदर का लाल रंग होता है, उसे रंग देता है बीटानीन। कौन रंग देता है? बीटानीन। आप कभी कभी देखते होंगे घर में, अगर आप बटाटा लाए हैं यानी कि आलू लाए हैं, तो आलू हरे हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो आलू हरे? वो ऑक्सीजन की कमी से हरे हो जाते हैं। वह कोई प्रोसेस नहीं है कि वो थोड़े दिनों के बाद हरे हो जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी से वह हरे हो जाते हैं, यानी कि वह सड़ने लगते हैं। मानव की कोशिका गोल होती है तथा पादप की कोशिका चौकोन टाइप की होती है। मतलब पूरी भी ऐसे बॉक्स में नहीं होती है, हल्की ऐसे 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 होती है। और जो हमारी कोशिका होती है वह एकदम अच्छे से गोल होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, और हर कोशिका के बीच पानी भरा है ताकि वह कोशिका लड़ ना जाए और ताकि वह कोशिका सूख ना जाए। तो फिर जो उसके बीच में जो द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और हम हिंदी में साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव्य। हम हिंदी में साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव्य। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद यह मुद्दा उठा कि यदि कोशिका द्रव्य हमारे अंदर नहीं रहेगा तो क्या हम जी पाएंगे, और यदि हमारे अंदर केंद्रिका द्रव्य नहीं रहा तो क्या हम जी पाएंगे। तो देखिए अगर दोनों में से एक भी नहीं रहा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर इन दोनों को मिलाकर बन गया जीव द्रव्य, यानी कि दोनों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जीव द्रव्य का होना काफ़ी ज़रूरी है और सब में होता है जीव द्रव्य। कुछ कोशिका एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जीव द्रव्य जीने का भौतिक आधार है। हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जीव द्रव्य जीने का भौतिक आधार है, यानी कि काफ़ी ज़रूरी है जीव द्रव्य हमको जीने के लिए। इसका मतलब इसकी जो खोज की थी भौतिक आधार जिसने कहा था, उन साइंटिस्ट का नाम था हेक्सले नामक वैज्ञानिक थे वो। कुछ कोशिका ना इधर से उधर जा सकती है, यानी कि यहाँ की कोशिका यहाँ आ सकती है। तो फिर वो कुछ ही कोशिका होती है, सारी कोशिका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। जो कुछ कोशिका एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है उनके ऊपर बाल होते हैं, कुछ छोटे तथा कुछ बड़े। बड़े वाले बालों को हम कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं हम? फ्लैजेला। और छोटे वाले बालों को हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। मानव का ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जो हमारी विकसित कोशिका होती है, उसका जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, जिसे
हवा की ज़रूरत होती है। तो जो यूकैरियोटिक की कोशिका का नहीं, जो यूकैरियोटिक के अंदर हवा जाती है, जो ऑक्सीजन जाती है, वह माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका होती है ना, यह जीव द्रव्य में जाती है। उनके अंदर भी जीव द्रव्य होता है, उनके अंदर पर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, तो उनकी ऑक्सीजन जीव द्रव्य में जाती है। डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि देखिए जो मेरा डीएनए है उसके अंदर मेरे पीढ़ी की कुछ यादें ने कुछ जरूरी जानकारियां भरी रहेंगी। जैसे कि जो मेरा डीएनए है उसके अंदर 23 जोड़े में गुणसूत्र होंगे। आगे के लिए मतलब कैसे बताऊँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था तथा हेक्सले ने कहा था कि जीवन का भौतिक आधार है। मैंने तो आपको ये पहले ही बता दिया कि हेक्सले ने कहा था कि यह जीने का भौतिक आधार है, पर पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण, यानी कि किसने बताया था कि वह जीव द्रव्य है? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है ना, उसके अंदर काफ़ी कम चीज़ें होती हैं। मतलब अब क्या बताऊँ मैं आपके अंदर, वो अविकसित होते हैं, उनको कुछ ज़्यादा काम नहीं है, बस कोरोना जैसे आ जाते हैं, लोगों को मार डालते हैं, तो उनके अंदर वह अविकसित होती है, तो उनके अंदर कम चीज़ें होती है। जैसे कि उनके अंदर होता है सीलिया, फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस, आरएनए, जीव द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट। सीलिया फ्लैजेला क्यों होता है उसके अंदर? देखिए जब कोरोना वायरस हमारी छाती के ऊपर कब्जा करता था, तो फिर ये यहाँ पे हमेशा थोड़ी रहेगा। यहाँ पे अगर बलगम पैदा होगा, यहाँ पे अगर शेमबोल पैदा होगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो उसके ऊपर सीलिया फ्लैजेला होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हमारा जो यूकैरियोटिक का जो हमारा ये होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, उसके अंदर ना एक बाहर से केंद्रक के ऊपर ये होता है, उसके ऊपर एक अलग सा वॉल होता है, उसके ऊपर एक अलग सा प्रोटेक्शन होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर बिना कवर का रहेगा, न्यूक्लियस इधर उधर घूमेगा आराम से। तो प्रोकैरियोटिक काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार तो नहीं कह सकते, इंसानों को लाखों करोड़ों इंसानों को मार दिया था कोरोना काल में। पर यह काफ़ी ज़्यादा अविकसित होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, और इसको आप काफ़ी आराम से मार सकते हैं। बस आप उसके ऊपर क्या चीज़ रखिए, मैं बताता हूँ। अगर आप किसी कोरोना वायरस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं ना, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको देख सकते हैं, तो अगर आप किसी उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, तो उसके ऊपर आप डाल लीजिए वो कौन सी एसिड आती है, सल्फ्यूरिक एसिड, मर जाएगा। इनको मारना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। पर देखिए जब कोरोना काल आया था ना, हमारे पास उसकी दवाई नहीं थी, हमको पता नहीं था कि ऐसा कोरोना वायरस जैसा भी कुछ आ सकता है, और पूरी दुनिया को उजाड़ दिया था इसने। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो मर जाएगा, उसके सारे अंग बिखर जाएंगे पूरे। और इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, क्योंकि यह हवा में उड़ रहे रहते हैं, इनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। और राइबोसोम होता है 70S वाला, न्यूक्लियस होता है बिना कवर वाला, इसके अंदर डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, और जीव द्रव्य भरा रहता है। जीव द्रव्य के अंदर जाता है ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। इसके अंदर खाना बनाने के लिए होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है खाना बनाने के लिए? क्लोरोप्लास्ट। और उसको भी तो भूख लगेगी ना कि खाना उसको वैसे ही जिंदा रहेगा, तो उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोटिक के अंदर देखें तो क्या होता है, सीलिया फ्लैजेला हमारे अंदर भी होता है, सेल वॉल पादप में होता है, यानी कि वो भी यूकैरियोटिक में ही आते हैं ना, तो हम गिनेंगे उसको भी। और राइबोसोम होता है 80S वाला हमारे अंदर,
न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, जीव द्रव्य होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट तो वो उनके अंदर पाया जाता है, पादप के अंदर। इसमें से 2 चीज़ें पादप के अंदर पाई जाती है, वो होती है सीलिया सेल वॉल तथा क्लोरोप्लास्ट। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब तक काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, अगली क्लास जल्दी आएगी। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर मेरे इस वीडियो में कोई भी अगर आपको दिक्कत समझ में आई होगी तो ज़रा माफ़ कर दीजिएगा। अभी मुझे उतना बोलने का ढंग नहीं है, तो फिर कुछ गलती हो जाती है, तो फिर माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद।